हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? वेव्स। ठीक है, तो यानी वो वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं। ठीक है, यानी वो वेव्स हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रैवल करती हैं। जैसे हमसे अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ लाइट, तो हम लोग क्या बताते हैं? लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, यानी लाइट जब भी ट्रेवल करती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करके ट्रेवल करती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उसका फिनोमेना, उसका इमेजिनेशन कहाँ से डेवलप हुआ। उसके बाद सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये टर्म बोला गया तो क्यों बोला गया। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब साथ में हों तो वहाँ पे जो वेव्स ट्रेवल करती हैं वो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो वेव्स हैं जो ट्रैवल करती हैं वेव्स, वो वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है मैग्नेटिक। तो कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, ये इलेक्ट्रिक एक्सिस हो गया। जैसे ये इलेक्ट्रिक एक्सिस चल रहा है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। कुछ ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं या पीछे होते जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मूव करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसको जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल जी जो थे उन्होंने क्या देखा कि एक कैपेसिटर लिया। ठीक, उन्होंने यहाँ पे करंट फाइंड की। तो जब यहाँ पे करंट उन्होंने फाइंड की, एक मिनट, उन्होंने कैपेसिटर लिया और यहाँ पे उन्होंने करंट फाइंड की, उसकी वैल्यू मिली, और यहाँ पे जो करंट फाइंड की उसकी भी वैल्यू सेम मिली। बट यहाँ पे तो करंट है ही नहीं। तो जब यहाँ करंट, यहाँ कोई वायर नहीं है, तो उस करंट को मेज़र कैसे करेंगे? इस करंट को उन्होंने नाम दिया एडिशनल करंट। क्या नाम दिया? एडिशनल करंट। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये करंट तो है, यहाँ पे कोई एक अलग से कोई करंट है जो यहाँ से यहाँ तक इस प्लेट में पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट में फ्लो कर रही है। ठीक, उन्होंने इसको क्या बोला? एडिशनल करंट, यानी कोई एक्स्ट्रा करंट है जो यहाँ कैपेसिटर में फ्लो हो रही है। इस एक्स्ट्रा करंट को इन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी सर्किट में हम नॉर्मल करंट फ्लो करते हैं तो वो तो करंट फ्लो होती है, बट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? एक एडिशनल करंट लेते हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वायर क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे हम एक जो एडिशनल करंट लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम जानेंगे ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आया और कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज लूप
म्यू नॉट आई करंट वेरी करेगा टी टाइम के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो एडिशनल करंट है अब उसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, एक लूप कंसीडर किया और यहाँ पे पॉइंट P लिया। इस पॉइंट P की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसे निकालेंगे, B डॉट 2πr और म्यू नॉट आई टी। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। फिर आगे क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने एक काम किया कि यहाँ पे कैपेसिटर लिया और ये जो क्लोज लूप था इसको टिफ़िन बॉक्स से बंद कर दिया। जैसे टिफ़िन बॉक्स जैसा एक शेप लिया और इस कैपेसिटर को बंद कर दिया। तो जब कैपेसिटर को बंद कर दिया तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी P वो उतनी ही आ रही थी जितनी पहले थी, बट यहाँ पे जब हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या आ रही थी, 0, ठीक है। क्यों 0 आ रही थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ वायर कंसीडर नहीं करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ वायर कंसीडर नहीं करूँगा तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ M, ठीक है। तो एट पॉइंट M, तो पॉइंट M में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो B डॉट 2πr म्यू नॉट, अब जो करंट है वो पॉइंट M को अगर मैं लूप मानूं, ठीक है, इसको मैं लूप मान लूं तो लूप तो मान लिया, लेकिन यहाँ करंट फ्लो हो रही है क्या करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो जब करंट फ्लो ही नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, और जब 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0, यानी P पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, M पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। बट एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी और वही मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी जो पॉइंट P पे थी, ठीक है। तो कह सकते हैं बट बाय एक्सपेरिमेंट magnetic field same as point M, ठीक है। तो पॉइंट M में उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी जितनी कि पॉइंट P में थी। अब ऐसा क्यों हुआ, अब यानी कुछ तो ऐसा यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर रहा है। जैसे वायर के चारों ओर है उसी तरह कैपेसिटर के अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा है। तो अब आगे चल के क्या हुआ, पहले इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक इमेजिनेशन किया गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। अब जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे कि एक मिनट, तो जब यहाँ से यहाँ सब जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी क्या हो गई, एक सरफेस एज्यूम की, क्या एज्यूम की, एक सरफेस, ठीक है। अब इस सरफेस को जब हमने एज्यूम किया तो यहाँ पे क्या जा रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में क्या जा रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं तो इसके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, किसके बीच, कैपेसिटर के बीच, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू क्या होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है जो कि सरफेस S से पास हो रही है, तो यानी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल E डॉट dA, ठीक। अब E डॉट dA है तो E की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटीग्रल dA हो जाएगा। अब ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसको मैंने बाहर कर दिया, और जो इंटीग्रल dA है वो टोटल A हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए करंट, और करंट की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम dQ अपॉन dt निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई E, ठीक। तो यानी करंट की जो वैल्यू होगी वो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ अपॉन dt। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या, करंट की वैल्यू। कौन सी करंट की वैल्यू, ये आ गई हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी हम इसको डिनोट कर सकते हैं आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक। बट जो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ में जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I टाइम्स T, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये आ गई हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट तो आ गई, लेकिन हम इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। तो जो हमारी नेट करंट होगी, यानी जो हमारा नेट करंट होगा पूरे सर्किट में ऑल ओवर, एक करंट वो होगी जो सर्किट के आउटसाइड होगी, यानी कैपेसिटर के आउटसाइड। एक करंट वो होगी जो कैपेसिटर के इनसाइड होगी, ठीक है। तो जो कैपेसिटर के आउटसाइड होगी उसको बोलेंगे कंडक्शन करंट, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट, ठीक है। और जो कैपेसिटर के इनसाइड होगी उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यानी जो नेट करंट है I वो क्या होगा, कंडक्शन करंट IC और डिस्प्लेसमेंट करंट ID, ठीक है। कंडक्शन करंट की वैल्यू नॉर्मल I ही रहेगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। अब इसमें दो सिचुएशन बढ़ती है। फर्स्ट सिचुएशन, अगर हमारा पॉइंट कहाँ हो, आउटसाइड हो कैपेसिटर के, आउटसाइड ऑफ कैपेसिटर, तो क्या होगा, अगर कैपेसिटर के बाहर हो तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे करंट ICI हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर पॉइंट इनसाइड हो कैपेसिटर के, इफ पॉइंट इनसाइड ऑफ कैपेसिटर, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी उसकी तो वैल्यू होगी, बट जो कंडक्शन करंट होगी उसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
आई सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगी वो क्या लेंगे, हम ये लेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, तो अगर हम जनरल फॉर्म लिखें, जो हमारा जनरल लॉ बनेगा वो क्या बनेगा, एम्पेयर सर्कुलर लॉ का ये हो जाएगा बी डॉट डी एल म्यू नॉट। ठीक है, एक हो जाएगा कंडक्शन करंट, एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, यानी इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक, यह आ गया हमारा मैक्सवेल एम्पेयर सर्कुलर लॉ। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये क्या है, फाई ई का मतलब क्या है, ई डॉट ए। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही, चेंज हो रही है, क्योंकि डी फाई ई अपॉन डी टी है और यानी यहाँ ई है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही, चेंज हो रही। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही यानी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। कैसे, ये जो लूप है, तो जब हम करंट को फ्लो कर रहे हैं, यानी सर्किट में जब करंट स्टार्ट हुआ फ्लो, तो यहाँ पे जब मैं एक कंपास रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस आएगा। उस डिस्टर्बेंस से ये पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें ये सब बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है, जैसे करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर डेवलप हो रहा है, सर्कुलर। ठीक है, कह सकते हैं कि जैसे कैपेसिटर है, ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके सर्कुलर होगा ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे डेवलप हो रही है। ठीक है, यानी अगर मैं इस कैपेसिटर को ऐसे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे आर पार जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्किल बना रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कैपेसिटर के बाहर का है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसी आएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे निकल रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप हो रहा है। तो इस कॉन्क्लूज़न से क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के इसका सर्कुलर, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी। तो इस सिचुएशन से हमें ये पता चलता है, और परपेंडिकुलर के साथ साथ ये भी होंगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, तो हमने आज इतना जाना। तो यहाँ से जो सिचुएशन निकली, तो ये कॉन्क्लूज़न निकाला गया कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो हमें यही पता चलता है डिस्प्लेसमेंट करंट से। और ज़्यादा डीप में ना जाके आज इस टॉपिक को हम
यहीं पे फिनिश करते हैं। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत हुई हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हुई हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि 10 से 15 मिनट में आपको डीप से डीप टॉपिक में मैं ले जाऊं और पढ़ाऊं, ताकि एग्ज़ाम में लिखते समय आपको कोई दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट में कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू और आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू।